अस्सलामुअलैकुम। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल को मुकम्मल करेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के लास्ट के 5 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चले आए शुरू करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 15.6। The molar mass of nitrogen gas N2 is 28 gram per mole for 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली। हमने लिखा पास मोलर मास है यानी कि मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 28 ग्राम पर मोल, और हमारे पास नाइट्रोजन का मास इन ग्राम है 100 ग्राम। तो हमने इस डेटा में ये लिख दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है, ए हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन हमें डेटा में लिख दिया है। बी में हमें मालूम करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट रूम टेम्परेचर। वॉल्यूम मालूम करना है जो कि हमने डेटा में लिख दिया यानी कि हमें वी मालूम करना है। अब हमारे पास इन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ है 20 सेल्सियस। अब हमने इस 20 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम 273 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 293 केल्विन एंड अ प्रेशर ऑफ 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। और हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है जिसको हमने डेटा में लिखा है P इज इक्वल टू 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। R हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इसको आपने याद रखना है। अब हमने दो चीजें मालूम करनी है इसके अंदर, एक है नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब m हमारे पास मास इन ग्राम है तो हमारे पास मास इन ग्राम क्या है 100 ग्राम लिख दिया हमने। और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास नाइट्रोजन का 28 ग्राम पर मोल, तो वो हमने लिख दिया। अब हम जब 100 को 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो कि है 3.57 मोल। तो ये हमें अब नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो चुके हैं। अब हमें वॉल्यूम मालूम करना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे PV इज इक्वल टू NRT। अब हमने क्योंकि v मालूम करना है तो p को हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने n की वैल्यू लिखी जो कि अभी हम निकाल के आए 3.57 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू कांस्टेंट है जो हमने 8.314 लिखी है। टेम्परेचर हमने 293 लिखा है जो कि हमने सेल्सियस में नहीं लिखना, केल्विन में लिखना है। ठीक है, और नीचे हमने प्रेशर की वैल्यू लिखी है 1.01 एक्सपोनेंट 5। जब हमने ऊपर वाली पूरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया 8696.52। जब हमने इसको 1.01 एक्सपोनेंट 5 यानी कि प्रेशर से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आया V इज इक्वल टू 0.086 मीटर क्यूब। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। हमारे पास जो V का आंसर आया है वॉल्यूम का वो मीटर क्यूब में है। अगर आप इसे डेसीमीटर क्यूब में करना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक ये बुक में मीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब दोनों में है, तो अगर आप मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा और अब इसका आंसर आएगा 86 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पे खत्म होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ सैंपल ऑफ अ गैस कंटेन्स 3.0 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन एंड अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। तो सबसे पहले हमने डेटा बनाया और डेटा में हमने सबसे पहले लिखा नंबर ऑफ एटम्स। ये जो हमें 3.0 एक्सपोनेंट 24 एटम्स दिए हुए हैं ना, ये नंबर ऑफ एटम्स है। तो सबसे पहले हमने इसको डेटा में लिखा। हमें कैलकुलेट क्या करना है वॉल्यूम, तो हमने डेटा में लिख दिया। हमें वी मालूम करना है। अब हमें टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है 300 केल्विन, तो हमने अगर ये सेल्सियस में दिया हुआ होता तो हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करते, मगर ये हमें पहले ही केल्विन में दिया हुआ है तो ठीक है। ठीक है, हमें इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें इन्होंने एक और चीज दी हुई है वो है प्रेशर जो कि है 120 किलो पास्कल। प्रेशर हमारे पास किलो पास्कल में है तो हम इसे पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास अब आंसर आएगा 120,000 पास्कल। अभी हमारा पास्कल में कन्वर्ट हो गया है। और आर हमें पता है कि आर कांस्टेंट होता है। आप जो कांस्टेंट की वैल्यू उसको तो आप पहले ही याद रखा करें। ठीक है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन आर की वैल्यू है।
अच्छा, अब हमें क्योंकि इसमें V वॉल्यूम मालूम करना है, तो हमारे पास डेटा के हिसाब से जो फॉर्मूला लग रहा है वो है PV इज इक्वल टू nRT। तो हमें P भी मालूम है, R भी मालूम है, कांस्टेंट है, T भी मालूम है, V हमने मालूम करना है। हमें जो चीज नहीं पता वो है N। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, तो हमने लिखा नंबर ऑफ एटम 3.0 एक्सपोनेंट 24। एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट होता है, तो हमने इसकी वैल्यू लिखी। जब हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 4.983 मोल। ठीक है, क्योंकि n नंबर ऑफ मोल्स है तो इसकी यूनिट मोल हुई। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमें अब मिल गए। अब हमने असल फॉर्मूला लगाया, PV इज इक्वल टू nRT। P V के साथ मल्टीप्लाई है तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके गए तो ये डिवाइड में आ गया। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखे जो कि हमने अभी मालूम करें। R हमारे पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारे पास 300 है, और प्रेशर हमारे पास हमने किलो पास्कल से पास्कल में कन्वर्ट किया था, वो हमने लिखा। जब हमने ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 12428.59। ठीक है, नीचे हमने प्रेशर ऐसे लिखा। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवाया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है V इज इक्वल टू 0.1035 मीटर क्यूब। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर आप इसे बुक के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो आप इसे राउंड ऑफ कर लें। ठीक है, तो हमारे पास राउंड ऑफ करके जब हम 5 को हटाएंगे तो 5 हटेगा तो ये जो 3 है ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब आंसर हो जाएगा V इज इक्वल टू 0.104 मीटर क्यूब। खैर, आप ये लिखेंगे ये लिखें, दोनों ही ठीक है, करेक्ट है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 सेल्सियस एंड 1.0 एटमॉस्फेयर प्रेशर। हमें क्या मालूम करना है? कैलकुलेट करना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमने डेटा में लिख दिया कि हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, और इसके साथ हमने RMS लिख दिया, यानी कि रूट मीन स्क्वायर। अब हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 0 सेल्सियस। इस टेम्परेचर को हमें सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम 273 इसमें प्लस करेंगे। और हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है 1.0 एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि 1.0 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल के। अज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी एन आइडियल गैस। अज्यूम करना है कि हाइड्रोजन एक आइडियल गैस है। द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 8.99 एक्सपोनेंट -2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, तो हमने डेटा में लिख दिया। डेंसिटी को हम रॉ से जाहिर करते हैं, ये जो निशान बना हुआ है इसे हम रॉ कहते हैं। तो हमने लिख दिया कि कितना है 8.99 एक्सपोनेंट -2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमारा डेटा यहाँ पे खत्म होता है। अब हमने हेडिंग डाली फॉर्मूले की। हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू √3p डिवाइडेड बाय रॉ। कैलकुलेशन की हेडिंग डाल के हमने फॉर्मूले को दोबारा लिखा। अब हमने P की जगह, P हमारे पास प्रेशर है, तो हमने प्रेशर की वैल्यू लिखी 1.01 एक्सपोनेंट 5, और नीचे हम रॉ है तो हमने रॉ की वैल्यू लिखी 8.99 एक्सपोनेंट -2। तो सबसे पहले हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 1.01 एक्सपोनेंट 5 से, तो हमारे पास आंसर आया 3.3000। और फिर जब हमने इन 3.3000 को डिवाइड कर दिया 8.99 एक्सपोनेंट -2 से, तो हमारे पास आंसर आया 3370411.5 अंडर रूट में। जब हमने इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है 1835.7 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी हम जानते हैं कि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। बस इतना आसान सा ये आंसर था। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 500 केल्विन। क्या, तो हमने डेटा की हेडिंग डाल के हमने लिखा रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें मालूम करनी है, टेम्परेचर हमें 500 केल्विन दिया हुआ है। अच्छा, अब ये दिया हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितना है, यानी कि MP 1.67 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। तो हमने ये डेटा में लिख दिया। एंड K इज इक्वल टू 1.38 एक्सपोनेंट
23 जूल पर मोल केल्विन, ये कांस्टेंट है, ये हमें दे दिया इन्होंने, ठीक है। ये हमारा डेटा यहाँ पे खत्म होता है। अब हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली और हमने फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल टू √3 kT डिवाइडेड बाय m। फिर हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और इस फॉर्मूले को दोबारा से लिखा। k की वैल्यू कांस्टेंट है तो हमने ऐसे ही उतारी। t हमारे पास 500 है तो वो भी हमने लिखा। और मास ऑफ प्रोटॉन हमें दिया हुआ है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 2। अब ये जो 2 मैंने बराबर में लिखा हुआ है ये कहाँ से आया? देखिए हमें इन्होंने सवाल में क्या कहा है, हमें मालूम करना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड की, मालूम करनी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो दो एटम है तो इसका मतलब है उसमें कितने प्रोटॉन हुए? 2। और इन्होंने जो हमें मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ, एक प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, तभी हमने यहाँ 2 लिखा। इसका मतलब है ये 2 मास है प्रोटॉन के, ठीक है। तभी हमने यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि ये हमारे पास इन्होंने एक प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, जबकि हमारे पास हमें मालूम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का करना है, यानी कि 2 प्रोटॉन का, तो हमने तभी 2 लिखा है, ठीक है। जब हम इस 2 को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.34 एक्सपोनेंट माइनस 27 आंसर आएगा। और जब हम ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2.07 एक्सपोनेंट माइनस 20। अब हम इन दो वैल्यूज को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आए 6197604 अंडर रूट में। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2489.49 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो ये हमारे पास आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है determine the average value of the kinetic energy of the particles of an ideal gas at 10 Celsius and 40 Celsius। हमने डेटा की हेडिंग डाली और ए हमारे पास क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। और हमें टेम्परेचर, दो टेम्परेचर दिए हुए यानी कि T1 और T2। T1 हमारे पास 10 सेल्सियस है जबकि T2 हमारे पास 40 सेल्सियस है। इन दोनों को जब हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो 283 केल्विन और 313 केल्विन हमारे पास आंसर आया, ठीक है। ये हो गया ए। बी पार्ट हमारे पास है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर। इन्हीं टेम्परेचर पे हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, वो भी पर मोल में, ठीक है। ऊपर हमें जो काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है वो पार्टिकल की करनी है और नीचे हमें पर मोल की करनी है। दोनों फॉर्मूले में हल्का फुल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, कि हमारे पास कांस्टेंट है 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। ये कांस्टेंट है, आपने पीछे भी पढ़ा है, इसको याद रखिएगा वैल्यूज को, ठीक है। देखें अब हमारे पास ना दो फॉर्मूले हैं, आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। एक है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो कि है E डिवाइडेड बाय 2kT, ठीक है। ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। जबकि अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी पर मोल का तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2RT। R भी हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अगर पार्टिकल की बात करेंगे तो हमने ये KT वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर हम पर मोल की बात करेंगे तो हमने RT वाला फॉर्मूला लगाना है। R हमारे पास कांस्टेंट है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि दो टेम्परेचर दिए हुए T1 और T2, तो सबसे पहले हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है यानी कि 3 डिवाइड बाय 2kT। और T पहले इसमें टेम्परेचर T1 पुट करना है, फिर आंसर निकालना है, फिर टेम्परेचर 2 पुट करना है, फिर आंसर निकालना है। इसी तरह तो हमारे पास पर मोल है उसमें भी दो दफा करेंगे, पहले टेम्परेचर 1 से फिर टेम्परेचर 2 से। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो हमने लिखा K डॉट E यानी कि काइनेटिक एनर्जी, नीचे ए वी लिख दी यानी कि एवरेज। इसका फॉर्मूला क्या है 3 डिवाइड बाय 2kT और हमने T के साथ 1 लिख दिया ताकि हमें पता चले ये 1 है, ठीक है। T1 है, बाद में नीचे हम T2 का करेंगे। तो सबसे पहले हमने K की वैल्यू कांस्टेंट है वो पुट की, टेम्परेचर पहले वाला पुट किया यानी कि 283। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 3.9054 एक्सपोनेंट माइनस 21 आंसर आया। और जब हमने T डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 5.86 एक्सपोनेंट माइनस 21 जूल। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट हमारे पास जूल होती है, तो ये हमारे पास एक आंसर आया। अब इसी तरह सेम हमने नीचे करना है। अब इसमें वहां हमने T1 पुट किया, यहाँ हमें T2 पुट करना है। सेम करा, बस T1 की जगह वहां हमने 283 पुट किया था, यहाँ हमने 313 पुट करना है। सेम इसी तरह हमने इसको सॉल्व करा तो आखिर में जो हमारे पास आंसर आया वो आया 6.48 एक्सपोनेंट माइनस 21 जूल, ठीक है।
ये हमारे पास ए हो गया हल, ठीक है। ए को हमने 2 दफा करना है T1 से और T2 से। इसी तरह बी को भी हमने 2 दफा करना है, पहले T1 से और फिर T2 से। अब बिल्कुल इसी तरीके से बी होगा, काइनेटिक एनर्जी का सेम फार्मूला लिखेंगे, बस के की जगह आर कर देंगे और T1 की जगह भी पहले वाली T1 की वैल्यू पुट करेंगे। जब दोबारा करेंगे तो T2 लिख के T2 वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम ये दोनों फॉर्मूले लगाएं, एक तो पार्टिकल वाला यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाला, और दूसरा हम मोल वाला फॉर्मूला लगाएं। दूसरा तरीका है हमारे पास है ये जो मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल मालूम करना है ना, तो इसका हमारे पास एक और फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है एवोगाड्रो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो काइनेटिक एनर्जी का पर मोल में आएगा, ठीक है। तो जब एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है जो कि है 6.02 एक्सपोनेंट 23, उसको हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई करवाया जो हमने सबसे पहले निकाली, यानी कि ये वाली 5.86 एक्सपोनेंट -21। तो हमारे पास जो आंसर आया पर मोल का तो वो आया 3527 जूल, ठीक है, आंसर आया। और जब हमने इसको दोबारा करा, क्योंकि पहले वाले टेम्परेचर से अब हमने दूसरे टेम्परेचर से करा, दोबारा इसी फॉर्मूले को लिखा। अब काइनेटिक एनर्जी T1 वाली लिखी थी, अब हम इसको T2 वाली वैल्यू लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 3901 जूल, ठीक है। अब ए तो हमने सेम करना है। अब बी के आपके पास मैंने बता दिया है, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप फॉर्मूला लगाएं बिल्कुल इसी तरह का जो एवरेज का है, बस के की जगह आर करना है आपको। और दूसरा तरीका मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि आप एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दें एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपको जो तरीका आसान लगे आपने उन दोनों में से एक करना है। ए तो बिल्कुल सेम करना है, बी में बस आप या तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं या आप जो मैंने अभी दिखाया है ये वाला आप ये कर लें, दोनों ही ठीक है, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, कोई मसला हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।